नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर दिन भर देखने आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव का फिर से शंखनाद हो गया है। यूपी नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण संबंधी संशोधन का अध्यादेश को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में आरक्षण की अंतिम सूची जारी कर दी। साथ ही एक हफ्ते में आपत्ति देने का प्रस्ताव भी दिया है। ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जिसको कहते हैं, इसमें ड्राफ्ट नोटिफिकेशन किया गया है जिसमें आपत्तियां देने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया है और 6 तारीख तक में यानी कि 6 अप्रैल तक आपत्तियां शाम 6 बजे तक आपत्तियां दी जा सकती हैं। जो हमारा स्थानीय निकाय का निदेशालय है सेक्टर 7 गोमती नगर विस्तार में, वहां आपत्तियां लेने की व्यवस्था हम लोगों ने की है। नगर निगम आगरा का जो प्रस्तावित आरक्षण है वो एससी वुमन का है, झांसी का एससी का है जनरल, वृंदावन का अनरिजर्व मतलब अनारक्षित है, अलीगढ़ का अनारक्षित है, फिरोजाबाद का ओबीसी वुमन है, मेरठ का ओबीसी है, प्रयागराज का अनरिजर्व मतलब अनारक्षित है, अयोध्या का अनारक्षित है, सहारनपुर का ओबीसी है, गाजियाबाद वुमन जनरल है, लखनऊ वुमन है, कानपुर भी महिला है, मुरादाबाद अनारक्षित है, गोरखपुर अनारक्षित है, वाराणसी अनारक्षित है, बरेली अनारक्षित है, शाहजहांपुर ओबीसी महिला है। नगर पंचायत की मैं नगर पंचायत की बात कर रहा हूं, तो नगर पंचायतों में से 39 जनपदों में अनुसूचित जाति का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। अब जो है उसमें काफी ऐसे जनपदों में काफी कमी आई है और अब मात्र 14 जिले ऐसे बचेंगे 39 की जगह जिनमें ये समस्या रहेगी। पहले अनुसूचित जनजाति के लिए सिर्फ 1 सीट आवंटित हो पाई थी, अब 2 सीटें, वैसे उनकी पॉपुलेशन कम है राज्य में, इसलिए ऐसा। सभी वर्ग की महिलाओं के लिए पूर्व में 182 सीटें आरक्षित थीं, अब 209 सीटें आरक्षित हो रही हैं नगर पंचायतों में। और अनंतिम अधिसूचना की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 269 सीटों में आरक्षण में परिवर्तन हो रहा है नगर पंचायतों में, मतलब काफी सीटों में परिवर्तन हुआ है। उसी प्रकार से नगर पालिका परिषद में अगर हम आवे तो 6 मंडलों की नगर पालिका परिषदों में अनुसूचित जाति का कोई प्रतिनिधित्व पहले नहीं था, अब जो है ज्यादातर मंडलों में हो गया है। खाली 2 मंडल ऐसे रहेंगे जहां ये समस्या रहेगी। उधर रामनवमी के मौके पर महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम बंगाल से आगजनी और पत्थरबाजी की खबरें सामने आई हैं, जहां गुजरात के वडोदरा में रामनवमी के मौके पर निकाली जा रही शोभा यात्रा के दौरान पथराव किया गया। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में बुधवार देर रात राम मंदिर के बाहर कुछ लोगों ने आगजनी कर दी और इस दौरान लोगों ने पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी। रामनवमी को लेकर निकाले जा रहे जुलूस के दौरान पश्चिम बंगाल के हावड़ा शिवपुर में यात्रा के दौरान हिंसक झड़प देखने को मिली है, जहां उपद्रवियों ने यात्रा पर हमला कर दिया। और इंदौर के बलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में रामनवमी पर बावड़ी की छत धंसने से 13 लोगों की मौत हो गई। 40 फीट गहरी बावड़ी में 30 से ज्यादा लोग गिरे थे। बावड़ी से कुल 11 शव निकाले गए हैं, जबकि पुलिस ने रस्सियों की मदद से 19 लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया। 2 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। बावड़ी में 4 से 5 फीट पानी था, जिसे नगर निगम 3 पंप की मदद से पानी निकाला गया। इसके बाद दोबारा से रेस्क्यू किया गया। वहीं पीएम मोदी ने भी ट्वीट करते हुए मामले में दुख जताया है। सीएम शिवराज ने मुआवजे का ऐलान किया। सीएम मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजे का ऐलान सीएम शिवराज ने किया है। इंदौर में एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना आज हुई है और घटना के बाद से लगातार मैं प्रशासन के संपर्क में
था और बैठ के रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे बेहतर चले और हम कैसे लोगों को बचा पाएं। इस अभियान में पूरी सरकार, प्रशासन और कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता जुटे हुए थे। 19 लोगों को हम लोग निकाल पाए, लेकिन उनमें से भी एक बहुत सीरियस था जिसकी हालत खराब थी। 18 लोग सुरक्षित हैं, लेकिन ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। पुरानी बावड़ी थी और निजी बावड़ी थी, वो प्राइवेट कैंपस में ही कवर्ड किया गया था उसको, और उस पे ज्यादा बोझ होने के कारण, ज्यादा भीड़ होने के कारण वो धंस गई। मैंने घटना की जांच के निर्देश दिए हैं। जो इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जिन्हें हम बचा नहीं पाए, उन सब परिवारों के साथ सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ खड़ी है। हम जो हमारे भाई बहन नहीं रहे, उनके परिवारों को 5 लाख रुपए की राशि, राहत की राशि देंगे। जो घायल हैं उनको 50-50 हजार रुपया हम अलग से दे रहे हैं। संपूर्ण इलाज की व्यवस्था निःशुल्क अलग से की जाएगी, और भी अगर उपाय करने की आवश्यकता होगी तो हम करेंगे। दुख की इस घड़ी में हम पीड़ित परिवारों के साथ हैं। उधर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के 113वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। उन्होंने कहा कि अगली रामनवमी पर प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर के अंदर अयोध्या में विराजमान होंगे। इस दौरान उनके भाषण की शुरुआत भगवान श्री राम और अयोध्या में निर्माणाधीन मंदिर से करने पर पंडाल जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। जन्मदिन है रामनवमी की। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, आज मैं 30 अक्टूबर का दिन याद करता हूं। उसी दिन समग्र भारत में पहली बार पैक्स के कंप्यूटराइजेशन का कार्यक्रम हमारे उत्तराखंड में शुरू किया था, और आज 17 माह बाद में आया हूं। सभी के सभी 670 पैक्स का कंप्यूटराइजेशन समाप्त हो चुका है। मित्रों, आज मैं 30 अक्टूबर का दिन याद करता हूं। उसी दिन समग्र भारत में पहली बार पैक्स के कंप्यूटराइजेशन का कार्यक्रम हमारे उत्तराखंड में शुरू किया था, और आज 17 माह बाद में आया हूं। सभी के सभी 670 पैक्स का कंप्यूटराइजेशन समाप्त हो चुका है। मल्टीपर्पज पैक्स हमने अभी तो कुछ माह पहले मॉडल बायलॉज भेजे थे, सर्कुलर किया था। यहां पर 95 मल्टीपर्पज पैक्स बनाने का काम समाप्त हो चुका है। इसके साथ साथ 95 जन औषधि केंद्र कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर, और इसके साथ साथ जन सुविधा केंद्र भी जो भारत सरकार ने अभी अभी शुरू किए, इसको सबसे पहले उत्तराखंड ने शुरू किया है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। 75 वर्ष में पहली बार देश में अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया, और आज सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से
देश के सभी 63,000 एक्टिव पैक्स को कंप्यूटराइज करने का काम शुरू हो गया है। इसके साथ साथ 307 डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और ढेर सारी चीजें कंप्यूटराइज करी हैं। आज यहां पर 307 सहकारी बैंक की शाखाएं, 670 बहुउद्देशीय पैक्स, 670 एमपैक्स, ये सभी का कंप्यूटराइजेशन समाप्त कर उत्तराखंड सरकार ने समग्र देश में सहकारिता क्षेत्र में पहले नंबर पर आने का काम उत्तराखंड सरकार ने किया है। मित्रों, जब मैं यहां पर मुख्यमंत्री घासियारी योजना कोऑपरेटिव बेसिस पर शुरू करने आया, तब मुझे था कि ये धन सिंह शुरुआत तो कर देगा, मगर करेगा कैसे। मगर आज मैं इसको जमीन पर उतरा हुआ देखकर हृदय से मुख्यमंत्री जी और धन सिंह भाई को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, कंप्यूटराइजेशन से पूर्ण पारदर्शिता आएगी, ब्याज की गिनती हर किसान को समझ में आएगी और इसके साथ साथ बैलेंस शीट भी तुरंत चालू होगी, ऑडिट भी ऑनलाइन हो जाएगा, जिससे पैक्स की फाइनेंशियल डिसिप्लिन में, आर्थिक शिस्त में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होने वाली है। हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में सीएम धामी भी मौजूद रहे। इस खास मौके पर उन्होंने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनाते हैं। आदरणीय गृह मंत्री जी का प्रयास, उनके गृह मंत्री बनने के बाद, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के अंदर जिस प्रकार से आतंकवाद पर पूरी तरह से, एक मैं कहूंगा कि पूरी तरह से कंट्रोल करने का काम, नक्सलवाद को समाप्ति की ओर ले जाने का काम, सारी आतंकवादियां जितनी भी शक्तियां देश के अंदर, कोई होली, दिवाली, कोई त्योहार होता था, उससे पहले लगातार अलर्ट जारी हो जाया करते थे। पहले से ये हो जाता था कि कहां पर कौन सी घटना घटित हो जाएगी या समझ में ही नहीं आता था, असमंजस का माहौल पैदा हो जाता था। लेकिन आज देश के अंदर इन सारी चीजों का खात्मा करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता राहुल गांधी की संसद की सदस्यता समाप्त करने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इसको लेकर पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों में काफी नाराजगी भी है। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने इसका विरोध करते हुए पार्टी के सभी विधायकों और सांसदों से इस्तीफे की पेशकश की है और कहा है कि वो पहले इस्तीफा दें। रिपोर्ट देखिए। वैसे तो पूरे देश में इस वक्त राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, मगर झारखंड की सियासत पर ऐसा रंग चढ़ा है जो देश के भीतर नए सियासी तूफान का संकेत दे रहा है। इनसे मिलिए। वैसे तो माननीय किसी परिचय के मोहताज नहीं है, मगर जो नहीं जान रहे हैं उन्हें बता दें कि ये कांग्रेस के विधायक हैं। नाम है इरफान अंसारी, जो अक्सर अपने बड़बोले बयान और अपने तेवरों के लिए जाने जाते हैं। इस बार भी इन्होंने कुछ ऐसा ही कहा है जिसे सुनकर आपको विश्वास नहीं होगा। ये कहते हैं कि राहुल को अगर सदन में सम्मान नहीं बैठाया तो फिर ऐसा रण होगा कि सभी कांग्रेस के विधायक और सांसद अपनी सदस्यता से इस्तीफा देंगे। यकीन नहीं होता तो आप खुद सुन लीजिए। राहुल गांधी करने वाले नहीं है, हम लोग हैं साथ में। और मैं पहले भी कहा हूँ, आज जरा भी क्या कहते हैं, सद्बुद्धि है, बाइज्जत राहुल गांधी को बिठाए पार्लियामेंट में। नहीं तो मैं कहना चाहिए, मैं इरफान अंसारी, मैं जितना कांग्रेस के विधायक सब इस्तीफा देंगे हम लोग। और मैं मांग करूंगा जितने भी कांग्रेस के एमपी हैं सब इस्तीफा दीजिए। इन्होंने अपने बड़बोले बयान से रण का ऐलान किया तो कांग्रेस के माननीय के सुर से सुर मिलाते नजर आए कांग्रेस के झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे। आप भी सुनिए। ये अगर अवसर आता है तो ना ही सिर्फ झारखंड में, लेकिन ये तैयारी पूरे देश के अंदर बताई गई कि अगर सरकार के विरोध में बोलना और अवमानना है तो जितने भी जनप्रतिनिधि विपक्ष के, हम सब ने ये कल राजघाट में भी इस चीज विचार को जाहिर किया
कि अगर आवश्यकता पड़ी तो सब के सब रिजाइन करें। तो इस मामले में बीजेपी और गठबंधन के सदस्यों का कहना है कि कानून जिसके तहत राहुल गांधी को सदस्यता गंवानी पड़ी, ये कांग्रेस की सरकार में ही बने थे, जिसके तहत उनकी पार्टी के विधायकों और सांसदों को भी अपनी सदस्यता गंवानी पड़ी है। कांग्रेस की सरकार के समय में ही यह कानून बना और इस कटघरे में हमारे भी विधायक स्वर्गीय कमल किशोर भगत जी, जिनका सदस्यता गया था, ऐसे बहुत सारे विधायकों की सदस्यता गई, लेकिन न्यायालय का निर्णय है। अब न्यायालय का निर्णय का सम्मान करना, कानून का सम्मान करना, ये हर जनप्रतिनिधि का कर्तव्य बनता है। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि झारखंड में मिले सियासी तूफान के संकेत आगे क्या रूप दिखाता है और आने वाले दिनों में झारखंड में सियासत क्या रंग दिखाती है। राकेश कुमार, इंडिया वॉइस, रांची। भगोड़े अमृतपाल की तलाश में जुटी पुलिस को एक और झटका लगा है। ऐसा क्या हुआ, बता रही हमारी सहयोगी दीक्षा चौधरी। बारिश पंजाब की चीज अमृतपाल की तलाश लगातार जारी है। 12 दिन से अमृतपाल की तलाश में पंजाब पुलिस दर दर भटक रही है, लेकिन उसका कोई नामो निशान पुलिस को नहीं मिल रहा है। सीसीटीवी फुटेज तो सामने आते हैं, लेकिन पुलिस जब तक पहुंचती है, अमृतपाल वहां से गायब हो जाता है। फिलहाल अमृतपाल का कल एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी हुआ है। इस वीडियो में अमृतपाल कह रहा है कि कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। इस वीडियो को यूपी के लोकेशन में शूट किया गया है, लेकिन इसकी आईपी एड्रेस कनाडा यूके की दिखाई जा रही है। साथ ही अमृतपाल के परिवार को लेकर एक जानकारी सामने आई है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि अमृतपाल का परिवार भी लापता हो गया है। फिलहाल पंजाब पुलिस लगातार अमृतपाल की तलाश कर रही है, लेकिन अमृतपाल का कोई नामो निशान पुलिस को नहीं मिल रहा है। पंजाब पुलिस को जानकारी मिली है कि अमृतपाल पाकिस्तान भागने की फिराक में है। पाकिस्तान की आईएसआई उसका सपोर्ट कर रही है, लेकिन फिलहाल पुलिस को ये अभी तक सिर्फ जानकारी मिली है। पक्का सबूत अभी तक पंजाब पुलिस को नहीं मिल पाए हैं। फिलहाल पंजाब पुलिस पर एक बड़ा सवाल अमृतपाल ने खड़ा कर दिया है। लगातार 12 दिन की इतनी ताज तोहफन के बाद भी अमृतपाल का कोई कुछ भी नहीं मिल सका है। अमृतपाल लगातार वीडियो जारी कर कह रहा है कि कोई भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता, लेकिन फिलहाल अमृतपाल की कोई जानकारी अभी तक नहीं मिली है। वहीं पिछले दिन स्वर्ण मंदिर में अमृतपाल की गिरफ्तारी सरेंडर करने की बात जरूर सामने आई थी, जिसको लेकर पुलिस ने स्वर्ण मंदिर के आसपास अलर्ट कर दिया था, लेकिन अमृतपाल वहां भी नहीं पहुंचा। कैमरामैन निक्की के साथ दीक्षा, इंडिया वॉइस। उधर हापुड़ में आबकारी विभाग की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। ताजा मामला क्या है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी शक्ति ठाकुर। हापुड़ एसपी अभिषेक वर्मा का शराब तस्करों पर शिकंजा बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें, इसी के तहत पिलखुआ कोतवाली पुलिस व आबकारी विभाग के हाथ बड़ी सफलता लगी है। आपको बता दें, पिलखुआ कोतवाली पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से एक कैंटर सहित 2 करोड़ रुपए की शराब बरामद की गई है। आपको बता दें, ये हिमाचल मार्का की सारी अंग्रेजी शराब है, जो कि हिमाचल प्रदेश से तस्करी कर अरुणाचल प्रदेश ले जाई जा रही थी। पिलखुआ इंस्पेक्टर विनोद पांडे ने बताया है कि शराब की तस्करी करने वाला तस्कर सोहन हरियाणा के कुरुक्षेत्र का रहने वाला है और ये शराब की तस्करी किया करता था। पिछले काफ़ी समय से सोहन तस्करी के धंधे में लिप्त था। पिलखुआ पुलिस को मुखबरी के जरिए सूचना मिली कि 2 करोड़ रुपए की शराब को अरुणाचल प्रदेश ले जाया जा रहा है और हिमाचल प्रदेश से शराब की तस्करी की जा रही थी। वहीं रास्ते में भी यह शराब तस्कर द्वारा शराब की तस्करी की जाती थी और डिमांड होने पर भांग की सप्लाई करने के लिए पेटियों को उतारा जाता था। फिलहाल पिलखुआ पुलिस और आबकारी टीम ने शराब तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है और 2 करोड़ रुपए की शराब बरामद की है। तो कहीं ना कहीं पिलखुआ पुलिस और हापुड़ और की आबकारी टीम के हाथ बड़ी सफलता लगी है, जिन्होंने कैंटर सहित एक शराब तस्कर को दबोचा है और 2 करोड़ रुपए की शराब बरामद की है। आपको बता दें, यह शराब का कैंटर पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र के NH9 पर छिजारसी टोल टैक्स के पास से चेकिंग के दौरान पकड़ा गया है। मुखबिर की सूचना पर इस शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया है और 2 करोड़ रुपए की शराब बरामद कर ली गई है। कैमरामैन संजय कश्यप के साथ इंडिया वॉइस के लिए हापुड़ से शक्ति ठाकुर।
बुलेटिन में इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं।